Hello, my dear students, friends, and viewers. Your heartiest welcome. And first of all, I would like to thank you for your so much love and affection. At the same time, I apologize for the delay in this lecture. Anyway, बात करते हैं आज के इस चैप्टर के बारे में. आज का जो लेसन है उसका टाइटल है इंडिगो. और इस चैप्टर में जो एपिसोड है जिसकी बात हुई है वो हमारे इंडिया की हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड है. चंपारण की वो लड़ाई जो हम इतिहास में हिस्ट्री में पढ़ते हैं और हम ये भी पढ़ते हैं कि उससे हमारे देश में कितना बड़ा आंदोलन, कितनी बड़ी मूवमेंट शुरू हुई थी. उस इंसिडेंट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. मैं आपको थोड़ा और बताऊं तो हम उस इंसिडेंट के बारे में, उस एपिसोड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसकी वजह से पूरा देश एक साथ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गया था. हम वो इंसिडेंट पढ़ने जा रहे हैं जिसकी वजह से गांधी जी को इतना बड़ा सम्मान पूरे देश में मिला. और हम वो इंसिडेंट पढ़ने जा रहे हैं जिस इंसिडेंट ने अंग्रेज़ों की सरकार की नींव हिला के रख दी थी. ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हिस्ट्री है, बहुत सारी बातें बतानी है, कोई भी चीज़ मिस नहीं की जा सकती. तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं कम से कम समय में आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से एक एक पॉइंट को समझा दूँ. ठीक है, थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा. और पहले हम समरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो भी करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समरी के पॉइंट्स लिख लेते हैं. तो देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत लुईस फिशर खुद के स्टेटमेंट से करते हैं. वो हमें बताते हुए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि कैसे वो गांधी जी से मिले. और जब वो गांधी जी से मिले तो गांधी जी ने उनको बताया कि इस चंपारण की पूरे एपिसोड की शुरुआत कैसे हुई थी और फिर ये किस तरह से एक पूरे नेशनल मूवमेंट में बदल गया था. तो गांधी जी ने जो भी उनको बताया है वो उन्होंने यहाँ पर लिखा है. तो वो गांधी जी लुईस फिशर को बताते हैं कि बात है दिसंबर 1916 की. दिसंबर 1916 में लखनऊ में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का एनुअल कन्वेंशन था, यानी राष्ट्रीय सम्मेलन था. और वो अटेंड करने गांधी जी लखनऊ गए हुए थे. और वहाँ एक किसान, एक गरीब किसान जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, हिंदी में राजकुमार शुक्ल, इंग्लिश में शुक्ला कह सकते हैं. तो राजकुमार शुक्ला नाम का एक किसान जो चंपारण से आया था वहाँ पर हो रहे एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार की शिकायत करने. तो वो सबसे मिल रहा था. तो किसी ने उनसे कह दिया स्पीक टू गांधी, कि आप गांधी जी से बात करो. तो वो अब पहुंच गया किसके पास? गांधी जी के पास. तो जब राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास आए और उन्होंने अपने वहाँ हो रहे पूरे के पूरे एक्सप्लॉयटेशन के बारे में गांधी जी को बताया और रिक्वेस्ट की कि गांधी जी आप हमारे साथ चंपारण चलो और वहाँ के हालातों को एक बार देखो और हमारे लिए कुछ करो. लेकिन गांधी जी नहीं जा सकते थे. ही रिफ्यूज्ड बिकॉज ही हैड अपॉइंटमेंट्स. गांधी जी के बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स थे. उनको पहले कानपुर जाना था, उसके बाद में अलग अलग देश की जगहों पर उनको जाना था. तो गांधी जी ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जा सकता इस वक्त. तो लेकिन इस चैप्टर में एक लाइन आती है कि राजकुमार शुक्ला दो ही वॉज इलिटरेट बट ही वॉज रिजोल्यूट. वो अनपढ़ थे, गंवार थे राजकुमार शुक्ल, लेकिन वो रिजोल्यूट थे, दृढ़ निश्चयी थे. तो जहाँ जहाँ गांधी जी गए राजकुमार शुक्ला ने उनको फॉलो किया. और वो फॉलो करते करते गांधी जी के आश्रम, उस वक्त गांधी जी का आश्रम जो है वो साबरमती आश्रम था अहमदाबाद के पास, वहाँ तक राजकुमार शुक्ल गांधी जी के पीछे पड़े रहे. अब गांधी जी जो है वो इम्प्रेस हो गए कि ये आदमी कब से मेरे पीछे पड़ा है. तो उससे प्रभावित होकर, इम्प्रेस होकर राजकुमार शुक्ला की टेनेसिटी से, उनकी लगन से गांधी जी ने उनको एक डेट दे दी कि एक काम करो, इस तरह मेरे पीछे मत रहो, मैं अमुक अमुक तारीख को कैलकटा आने वाला हूँ. आज कोलकाता कहते हैं, पहले कैलकटा था. तो मैं कैलकटा आने वाला हूँ, वहाँ जब आऊँगा तो वहाँ तुम आके मुझसे मिलना और वहाँ से हम चंपारण चलेंगे. कई महीने बीत गए और गांधी जी जब कैलकटा गए तो राजकुमार शुक्ला उनका वहीं इंतज़ार कर रहे थे. और फिर वहाँ से गांधी जी ने अपना काम निपटाया. गांधी जी हमेशा वादे के पक्के थे. तो एज ही प्रोमिस्ड दे बोथ बोर्डेड द ट्रेन टू चंपारण. और वो वहाँ से रवाना हो गए चंपारण के लिए. तो इस तरह से एक किसान की, एक गरीब
और अनपढ़ किसान की रिक्वेस्ट पे गांधी जी का चंपारण जाना होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी है कि किस तरह से राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को कन्विंस किया। तो वो पीछे पड़े रहे जब तक गांधी जी माने नहीं, जब तक गांधी जी ने एक डेट फिक्स नहीं कर दी, तब तक राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पड़े रहे। और उनकी यही जिद, राजकुमार शुक्ल जैसे एक छोटे से किसान की जिद ही इतना बड़ा परिवर्तन बाद में ले आती है हमारी हिस्ट्री में। यही हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे गांधी कैन नॉट गो इमीडिएटली, वो जा नहीं पाते, तो राजकुमार शुक्ला फॉलोज हिम एवरीवेयर। राजकुमार शुक्ला उनको हर जगह फॉलो करते हैं। और मंथ्स लेटर फ्रॉम कैलकाटा दे स्टार्ट फॉर चंपारण, वो चंपारण के लिए रवाना हो जाते हैं, ठीक है। अब चंपारण जाने से पहले रास्ते में कई जगह पड़ती है जहां पर गांधी जी रुक रुक कर जाते हैं। क्यों, ये भी क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहले वो जाते हैं पटना। पटना किससे मिलने जाते हैं? पटना वो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति बने, पहले राष्ट्रपति बने, वो पटना के थे। पटना में उनका घर था। तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर पे लेके जाते हैं ताकि वहाँ के हालातों के बारे में गांधी जी को और अच्छे से वो बता सकें। क्योंकि हम ये जानते हैं कि राजकुमार शुक्ला इलिटरेट थे, वो सारी जानकारी नहीं दे सकते थे केसेस के बारे में, वहाँ की कंडीशंस के बारे में। लेकिन वहाँ पर एक बड़ा क्यूरियस इंसिडेंट होता है, इसके बारे में क्वेश्चन भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद के घर पे पटना में जब राजकुमार शुक्ला और गांधी जी जाते हैं तो राजेंद्र प्रसाद उस दिन घर पे नहीं होते और गांधी जी को उनके घर पे कोई पहचानने वाला होता नहीं है। और राजकुमार शुक्ला जो कि वहीं के एक किसान होते हैं, उनको सब जानते हैं कि ये एक अनटचेबल है। उस टाइम अनटचेबिलिटी जैसी बहुत सी बुराइयां हमारे समाज में थीं। तो राजेंद्र प्रसाद के घर के नौकर गांधी जी और राजकुमार शुक्ल को घर के अंदर तक एंटर नहीं होने देते। यहाँ तक ही नहीं, बल्कि वो उनको बाहर ही खड़े रहने देते हैं और उनको पानी तक निकालने नहीं देते कुएं से। गांधी जी जो कि एक अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, उनको राजेंद्र प्रसाद के घर पे पानी तक निकालने की अनुमति नहीं दी जाती, बिकॉज गांधी इज कंसिडर्ड अनटचेबल। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राजकुमार शुक्ल को सब जानते हैं कि वो एक गरीब किसान है और गांधी जी उनके साथ होते हैं, इसलिए गांधी जी को भी वो एक गरीब किसान समझ लेते हैं और उनको पानी तक नहीं निकालने देते। तो ये क्यूरियस इंसिडेंट होता है राजेंद्र प्रसाद के घर पे, यानी हमारे देश के पहले राष्ट्रपति के घर पे जब गांधी जी गए थे पहली बार, तो उनको पानी तक निकालने नहीं दिया गया और उनके साथ एक अनटचेबल की तरह उनको ट्रीट किया गया। तो ये एक बड़ा क्यूरियस इंसिडेंट होता है। तो वहाँ बात नहीं बनती। फिर वहाँ से पटना से वो जाते हैं पहले मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर क्यों जाते हैं? वही बात, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हालातों के बारे में। और मुजफ्फरपुर जाने से पहले गांधी जी वहाँ पर अपने एक फ्रेंड होते हैं प्रोफेसर कृपलानी, उनको टेलीग्राम भेज देते हैं कि मैं आ रहा हूँ। और जैसे ही ट्रेन पहुँचती है मुजफ्फरपुर, प्रोफेसर कृपलानी अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ गांधी जी का वहाँ पर स्वागत करते हैं। और मुजफ्फरपुर में गांधी जी कुछ दिनों तक रहते हैं। किसके यहाँ रहते हैं? तो ये ध्यान में रखिएगा, कृपलानी उनका स्वागत करने आते हैं और प्रोफेसर मलकानी के घर पे वो रहते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। और प्रोफेसर मलकानी एक गवर्नमेंट टीचर होते हैं। इसके बारे में गांधी जी एक अपना स्टेटमेंट देते हैं कि इट वाज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। मुजफ्फरपुर के बारे में दो बड़े क्यूरियस इंसिडेंट होते हैं। पहला मैं आपको बता रहा हूँ कि वो किसके घर पे रुकते हैं? प्रोफेसर मलकानी के घर पे, या कह सकते हो कि गवर्नमेंट टीचर मलकानी के घर पे। और उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिश लोगों की। अब ब्रिटिश लोगों का सर्वेंट उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे किसी होम रूल के लॉयर को, यानी गांधी जी को अपने घर पे रखे, ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग थी, जिसके बारे में गांधी जी बताते हैं कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट ने मेरे जैसे होम रूल की मांग करने वाले, स्वराज की मांग करने वाले वकील को अपने घर पे रखा। ये उन दिनों में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उन दिनों में जितने भी लोग थे वो डरते थे, होम रूल के वकीलों को जरा सी भी सिंपैथी दिखाने से भी डरते थे। और ऐसे टाइम में प्रोफेसर मलकानी ने, या गवर्नमेंट टीचर मलकानी ने, मुझे अपने घर में रखा। तो इट वाज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग। उसके बाद में मुजफ्फरपुर में गांधी मीट्स द लॉयर्स।
वो वहाँ के मुजफ्फरपुर के लॉयर्स से मिलते हैं। और यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा इंसिडेंट होता है। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स गांधी जी से मिलने आते हैं, वो सारे केसेस के बारे में गांधी जी को इन्फॉर्म करते हैं और साथ ही वो ये भी बता देते हैं कि हम इतनी फीस लेते हैं इन केसेस के बदले में इन किसानों से, यानी इन पीजेंट्स के केस लड़ने के लिए हम ये इतनी इतनी फीस लेते हैं। गांधी जी को आ जाता है गुस्सा और गांधी जी उन लॉयर्स को खूब डांटते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग इन किसानों को रिप्रेजेंट करते हो कोर्ट्स में, इन किसानों के साथ में, इन पीजेंट्स के साथ में ब्रिटिश तो एक्सप्लॉयटेशन करते ही हैं, ऊपर से आप इनसे फीस और लेते हो। तो इस बात पे गांधी जी बहुत डांटते हैं लॉयर्स को और उसके बाद में लॉयर्स को मना कर देते हैं। वो गांधी फॉरबिड्स द लॉयर्स टू गो टू लॉ कोर्ट्स। वो कह देते हैं आज के बाद लॉ कोर्ट कोई नहीं जाएगा, कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है कोर्ट जाने का। सरकार अंग्रेज़ों की, किसके खिलाफ केस है? अंग्रेज़ों के खिलाफ केस है। इन किसानों को क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? इसलिए लॉयर्स को मना कर देते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, ये जानना ज़रूरी है। तो देखिए इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या इंडिगो की प्रॉब्लम होती है, इस चैप्टर का टाइटल इंडिगो क्यों है, इसका सारा आंसर आपको यहाँ मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। चंपारण में जितनी भी एरेबल लैंड होती है, जोतने योग्य, खेती के योग्य जो ज़मीन होती है, वो अंग्रेज़ों के अधिकार में होती है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के हाथ में होती है। और उस टाइम फ्यूडल सिस्टम था, सामंती व्यवस्था थी। तो जितनी भी ज़मीन होती थी वो सारी अंग्रेज़ों के, या फिर कह सकते हो कि ज़मींदारों के कब्ज़े में होती थी। जितने भी इंडियन पीजेंट्स थे, किसान थे, उनको किराएदारों के रूप में काम करना पड़ता, जिसको हम काश्तकार कहते हैं, काश्तकारों के रूप में काम करना पड़ता था। यानी खेती करने के बदले में कुछ ना कुछ किराए के रूप में देना पड़ता। अब ये किराए वाली बात को समझना, अंग्रेज जमींदार जितने भी थे वो सभी किसानों को चंपारण में, एक्चुअली बिहार में, मजबूर करते थे अपनी जितनी भी ज़मीन किसान को दी हुई है उसके 15% हिस्से पर इंडिगो की खेती करे, नील की खेती करे, और वो जितनी भी हार्वेस्ट यानी उपज उससे आएगी वो पूरी की पूरी नील की खेती अंग्रेज़ों को दे दे, रेंट के रूप में, किराए के रूप में। और ये अरेंजमेंट ऐसे ही नहीं बल्कि इसके पूरे कानूनन समझौते तक बनाए हुए थे और ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था। इसी को 15% अरेंजमेंट ऑफ इंडिगो शेयर क्रॉपिंग कहा गया है। शेयर क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? बटाईदारी। बटाईदारी यानी ज़मीन का जितना हिस्सा है उसके ऊपर जो भी उपज होगी उसका कुछ हिस्सा ज़मींदार को देना पड़ेगा और बाकी जो बचा हुआ है वो किसान अपने पास रख लेगा। तो ये जो बांट कर खेती की जाती थी उसको शेयर क्रॉपिंग कहते हैं और बटाईदारी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था चंपारण में थी। अब ये भी प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। अब किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जिसकी कंप्लेंट लेकर राजकुमार शुक्ला कन्वेंशन में गए थे, ये ध्यान से समझना। अक्सर बच्चे यहां पर समझने में थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। ये अरेंजमेंट तो बहुत पुराने समय से चला आ रहा था कि 15% लैंड पर या 3/20 लैंड पर इंडिगो की खेती होगी और जितनी भी खेती आएगी वो पूरी अंग्रेज़ों को दे देनी है। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, अंग्रेज़ों को एक खबर पहुंची कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो यानी कृत्रिम इंडिगो को डेवलप कर लिया गया है, यानी कृत्रिम इंडिगो, कृत्रिम नील का विकास कर लिया गया है। अब इस बात से जो नेचुरल इंडिगो की डिमांड है और प्राइस है वो मार्केट में कम हो गई। यानी क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो का डेवलपमेंट हो गया इसलिए नेचुरल इंडिगो की अब ज़रूरत किसी को नहीं थी, क्योंकि नेचुरल इंडिगो के कई साइड इफ़ेक्ट्स थे, ये ख़राब हो जाती थी। प्लस इंडिया से इंग्लैंड तक ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत कॉस्ट आती होगी और जर्मनी यूरोप में ही था, वहाँ से नील को इंपोर्ट करना अंग्रेज़ों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद था। इसलिए उनको लगा कि अब हमें नेचुरल इंडिगो की ज़रूरत नहीं है। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब अगर हमें नेचुरल इंडिगो की ज़रूरत नहीं है तो इन किसानों से इन 15% लैंड पर इंडिगो की खेती करवाने का भी कोई मतलब नहीं है। तो अब इसका क्या करें? तो उन्होंने एक तरकीब सोची कि एक काम करते हैं, किसानों को क्या पता सिंथेटिक इंडिगो के बारे में, इनको हम कहते हैं कि आप हमें मुआवजा दे दो, यानी आप कोई भी रकम या कुछ भी हमें दे दो
जिसके बदले में हम आपको इस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से 15% लैंड पर इंडिगो की खेती करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है इससे हम आपको रिलीज़ कर देते हैं। कई किसान खुश हुए कि अरे वाह, पूरी की पूरी खेती पर हमारा हक होगा, थोड़ा सा मुआवजा है, दे देना है, दे देते हैं, अगर कर्जा भी करना है तो कर लेते हैं, लेकिन ये जो मुआवजा मांग रहे हैं दे देते हैं। और इसके भी अंग्रेज़ों ने एग्रीमेंट्स बना लिए थे, नए एग्रीमेंट्स बना लिए थे, ठीक है ना, न्यू एग्रीमेंट्स टू पे कंपनसेशन, कि भाई आपको हमें मुआवजा देना पड़ेगा और जब आप हमें कंपनसेशन दे दोगे तो हम आपको इस 15% अरेंजमेंट से आज़ाद कर देंगे। कई किसानों ने खुशी खुशी इस पर सिग्नेचर कर दिए और बोले कि ठीक है, हम आपको मुआवजा दे देंगे, और दे भी दिए। कुछ किसानों ने अपोज किया कि हमारी ज़मीन है, आपको इंडिगो की खेती चाहिए थी तब तक आपने ली, अब आपको चाहिए नहीं तो हम क्यों मुआवजा दें, हम किस बात का मुआवजा दें। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट्स के बीच में एक डेडलॉक आ गया, यानी एक थोड़ी सी लड़ाई हो गई। इतने में क्या हुआ, जो सिंथेटिक इंडिगो की खबर है वो सारे पीजेंट्स तक पहुंच गई कि ये अंग्रेज हमें आज़ाद करने के लिए मुआवजा नहीं ले रहे हैं, बल्कि अब इनको इंडिगो की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो का डेवलपमेंट हो गया है। इस वजह से ये हमसे डिसीटफुली, धोखेबाजी से हमसे मुआवजा ले रहे हैं। तो जिन लोगों ने मुआवजा दे दिया था या जिन लोगों ने एग्रीमेंट पे सिग्नेचर कर दिए थे न्यू एग्रीमेंट्स पर, अब वो सारे किसान अपना पैसा वापस चाहते थे कि नहीं, हमें तो हमारा पैसा मुआवजा वापस दो, और अंग्रेज़ मना कर रहे थे। तो ये जो प्रॉब्लम थी, मुआवजा वापस लेने की प्रॉब्लम और इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग की प्रॉब्लम, इसके बारे में राजकुमार शुक्ला गए थे शिकायत लेकर। अब जब ये सब हो रहा था तभी गांधी जी चंपारण पहुंचे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्स इन चंपारण, और पहुंचते ही बिगिंस हिज इन्वेस्टिगेशंस, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मैंने पॉइंट्स प्रेजेंट टेंस में लिखे हैं और स्टोरी पास्ट की है, ठीक है ना। तो जनरली जब हम किसी इंसिडेंट को क्यूरियस तरीके से बताते हैं तो प्रेजेंट में लिखते हैं। बिगिंस हिज इन्वेस्टिगेशंस, गांधी जी पहुंचकर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो किससे मिलते हैं, देखिए, ही विजिट्स द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। जितने भी अंग्रेज जमींदार होते हैं उनका एक एसोसिएशन होता है, उसके सेक्रेटरी सचिव से वो मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि आपने क्या मुआवजा लिया है, कितने लोगों से लिया है, उसकी इन्फॉर्मेशन दो। तो वो सेक्रेटरी मना कर देता है गांधी जी को, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप बाहर के हो। गांधी जी कहते हैं मैं कोई बाहर का नहीं हूँ, बाहर के हो आप, मैं इसी देश का हूँ, कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ। लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, कुछ भी हो। उसके बाद गांधी जी किससे मिलने जाते हैं, कमिश्नर ऑफ द डिवीजन। चंपारण डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे तिरहुत नाम की एक डिवीजन होती है, मंडल होता है, उसमें कई जिले पड़ते हैं। तो तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर से, आयुक्त से गांधी जी मिलने जाते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। तो कमिश्नर तो गांधी जी को बुली करता है, डराता है, धमकाता है और चंपारण छोड़ने के लिए कह देता है कि आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन गांधी जी भी गांधी जी हैं, वो नहीं मानते हैं और वो मना कर देते हैं कि मैं तो नहीं जाऊँगा चंपारण छोड़कर। इतने में ही क्या होता है, गांधी जी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं, वहाँ से जाते नहीं है कि कोई भी डराए, कोई भी धमकाए। अकेले होते हैं, कोई जानता नहीं है चंपारण में। चंपारण में वो एक तरह से अजनबी होते हैं, स्ट्रेंजर ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर डटे रहते हैं। फिर एक दिन देखो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, छोटा सा एक लाइन में पूरा हो जाता है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से टर्निंग पॉइंट आ जाता है पूरी स्टोरी में। एक दिन एक न्यूज़ आती है ऑफ अ पीजेंट बीइंग मेलट्रीटेड या बीटन। एक किसान को पास के ही गांव में अंग्रेज़ों ने पीट दिया। तो गांधी जी को ये खबर मिली, तो गांधी जी ने सोचा कि मुझे जाकर उस किसान से मिलना चाहिए, उसका बयान लेना चाहिए, ताकि ये भी मेरे एक सबूत के रूप में काम करेगा। अब गांधी डिसाइड्स टू गो एंड सी। तो गांधी जी फैसला कर लेते हैं कि मैं जाऊंगा, उससे मिलूंगा। लेकिन जैसे ही वो रवाना होते हैं गांधी जी, इतने में ही कमिश्नर का, उस एरिया के कमिश्नर का एक नोटिस आता है। कमिश्नर का एक आदमी, एक मैसेंजर वो नोटिस लेकर आता है और गांधी जी को बीच रास्ते में रोक के और उनको कहता है कि कमिश्नर साहब ने ये नोटिस भेजा आपके लिए, आप आगे नहीं जा सकते, आपको वापस जाना पड़ेगा। और वो मैसेंजर, वो आदमी, कमिश्नर का आदमी, गांधी जी को खुद अपनी गाड़ी में बिठाकर वापस छोड़ देता है। अब वहाँ पर गांधी जी क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस इंसिडेंट से पूरा आंदोलन शुरू हो जाता है। गांधी जी क्या करते हैं, वो नोटिस लेते हैं और उस नोटिस की जो रिसीट होती है कि मुझे ये नोटिस मिल गया है,
उस पर वो सिग्नेचर कर देते हैं कि हाँ मुझे नोटिस तो मिल गया है, लेकिन उस रिसीट के पीछे लिख देते हैं कि आई विल डिसोबे द ऑर्डर, मैं इस आदेश को नहीं मानूंगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्या नोटिस था। तो वो एक रिटन कम्युनिकेशन होता है, लिखित आदेश होता है गांधी जी के लिए कि वो चंपारण छोड़कर चले जाएं। द कमिश्नर सेंड्स अ नोटिस टू गांधी जी टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। और गांधी जी उस नोटिस के रिसीट के पीछे लिख देते हैं कि मैं चंपारण छोड़कर नहीं जाऊंगा, करना है जो कर लो। अब सोचो, सरकार एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नोटिस आए और हम उसको ना माने तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कोर्ट में केस। तो गांधी जी के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर दिया जाता है और गांधी जी को मिलता है समन। ही रिसीव्स अ नोटिस टू क्विट, ही डिसोबेज एंड देन ही रिसीव्स अ समन। समन क्या कहते हैं? न्यायालय से, कोर्ट से जो हमारे पास बुलावा आता है उसको समन कहते हैं। तो गांधी जी को एक समन मिलता है कोर्ट में पेश होने का। ये खबर पूरे के पूरे चंपारण में फैल जाती है कि वो आदमी जो उन किसानों की मदद करने के लिए आया था, आज वो एक प्रॉब्लम में है और अथॉरिटीज़, अधिकारी शायद उसको जेल भेज देंगे कोर्ट से। बस यही बात सुनकर बिना किसी के बुलावे पर थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स, देखो पीजेंट्स डिमॉन्स्ट्रेशन बहुत ही एक कह सकते हैं अनयूजुअल इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार होता है कि बिना किसी बुलावे के एक स्पॉन्टेनियसली यानी सहजता से, अपनी ही इच्छा से हजारों की संख्या में किसान प्रदर्शन करने के लिए आगे आ जाते हैं, गांधी जी के सपोर्ट में आगे आ जाते हैं। कहाँ? उसी कोर्ट में जिस कोर्ट में गांधी जी को बुलाया होता है। Thousands of peasants gather around the courthouse in support of गांधी। अब गांधी जी भी वहां होते हैं कोर्ट में और हजारों की तादाद में कोर्ट के चारों तरफ किसान। ये देखकर अंग्रेज हिल जाते हैं। वहां पर कुछ एक अधिकारी, कुछ एक अंग्रेज होते हैं और इन हजारों की तादाद में आए किसानों को कंट्रोल करने का उनके पास में कोई भी साधन नहीं होता। सरकार हिल जाती है, अंग्रेज पावरलेस फील करते हैं पहली बार किसानों के सामने, गरीब किसानों के सामने। ब्रिटिश फील्स पावरलेस विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ गांधी। वो गांधी जी से निवेदन करते हैं। सोचो, जिसके खिलाफ केस अंग्रेजों ने डाला है वो अंग्रेज गांधी जी के पास आते हैं और कहते हैं कि गांधी जी मदद करो आप हमारी, इन सभी किसानों को आप थोड़ा सा कंट्रोल करो, हमसे नहीं हो रहे। और गांधी जी उस दिन बड़े फ्रेंडली होते हैं अंग्रेज़ों के साथ में, बहुत ही काम और पोलाइट होते हैं और वो अंग्रेज़ों की मदद करते हैं। देखिए क्या जताते हुए, वो उनको एहसास कराते हैं अंग्रेज़ों को उस दिन कि योर माइट विच वॉज अनक्वेश्चनड हाइदर टू कैन बी चैलेंज्ड बाई इंडियंस। कि ये जो तुम्हारी शक्ति है ना, जो 200 सालों से तुम, जिस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया आज तक, उसको ये कॉमन इंडियन भी चैलेंज कर सकते हैं, याद रखना। तो वो रेगुलेट करते हैं क्राउड को। उस दिन गांधी जी सब लोगों को शांत करते हैं। और कोर्ट में क्या होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रेल के बारे में सुनिए आप, सुनवाई में क्या क्या होता है। ट्रेल इज पोस्टपोन्ड, जज बौखला जाता है और जो अधिकारी होते हैं अंग्रेज, वो जाके जज को कहते हैं कि इस ट्रेल को पोस्टपोन कर दो। अगर आज गांधी जी के खिलाफ कोई भी फैसला सुना दिया ना तो ये कोर्ट नहीं बचेगा, यहाँ पर मैदान रह जाएगा। तो फिर ट्रेल इज पोस्टपोन्ड बट गांधी प्लीड्स गिल्टी एंड आस्क्स द पेनल्टी ड्यू। अब जब पोस्टपोन की जाती है ना ट्रेल, तो गांधी जी इसका विरोध करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि क्यों भाई, मैंने कोई गुनाह किया है, आपने बुलाया मैं आ गया, ये लो मैं मानता हूं कि मैंने आपका आदेश नहीं माना, मैं मेरा अपराध मानता हूं, जो मुझे सजा देनी है दो। अब आप सोच कर देखो, कोर्ट में जब कोई मुजरिम अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो पीछे क्या रह जाता है? कुछ नहीं रहता, सिर्फ सजा सुनाना रहता है ना। लेकिन उस दिन गांधी जी के अपने अपराध स्वीकार करने के बावजूद भी उन जजेस में, उन अंग्रेज अधिकारियों में इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो गांधी जी के खिलाफ कुछ भी फैसला सुना दे। तो जज कहता है कि हम 2 घंटे के बाद फैसला सुनाएंगे, 2 घंटे के लिए हम आपको एक बार फ्री करते हैं, आप 2 घंटे की बेल जमानत हमें दे दो। गांधी जी कहते हैं क्यों जमानत दे दूं, मैं बोल रहा हूं ना कि मैं गिल्टी हूं, मुझे सजा देनी है तो दे दो।
मैं किस बात की बेल दूं आपको, ज़मानत दूं? तो जज कहता है गांधी जी अड़ो मत, हम बिना बेल के आपको छोड़ते हैं 2 घंटे के लिए, 2 घंटे बाद वापस हम सुनवाई शुरू करेंगे, तब बात करेंगे। तो गांधी जी को पहली बार, गांधी जी नहीं, ये कहूँगा कि ब्रिटिश कोर्ट की हिस्ट्री में पहली बार बिना ज़मानत के, विदाउट बेल, किसी को आज़ाद कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। 2 घंटे बाद फिर से क्या होती है, सुनवाई शुरू होती है। अब 2 घंटे बाद जब सुनवाई शुरू होती है तो जज क्या कहता है कि फैसला कई दिनों बाद सुनाएंगे, आज नहीं सुनाएंगे, आज हमें डर लग रहा है। वो कहता नहीं है, लेकिन वो हकीकत यही होती है, उनको डर लग रहा होता है कि आज अगर गांधी जी के खिलाफ कोई फैसला सुना दिया तो गए काम से। वो कई दिनों तक गांधी जी को एकदम लिबर्टी यानी आज़ादी के साथ रिलीज़ कर देते हैं, वो भी बिना बेल के यानी बिना ज़मानत के। उसके बाद क्या होता है, देखो, ही प्लीड्स गिल्टी एज पेनल्टी ड्यू, गांधी इज रिलीज्ड विदाउट बेल। अब इसके बाद देखो क्या होता है, गांधी जी वापस आ जाते हैं। अब ये खबर चारों तरफ फैल जाती है कि गांधी जी के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ था, लेकिन गांधी जी को बिना जमानत के छोड़ दिया गया और कुछ नहीं कर पाए अंग्रेज। तो सारे के सारे लॉयर्स, बड़े बड़े प्रोमिनेंट लॉयर्स, सारे के सारे गांधी जी से मिलने आते हैं। कंसल्टेशन विद लॉयर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, देखो, है ना, यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है अपना। सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स, जिसमें राजेंद्र प्रसाद भी होते हैं, मौलाना मजरुल हक होते हैं, तो ये सारे के सारे बड़े बड़े लॉयर्स गांधी जी से मिलने आते हैं पटना से और कहते हैं गांधी जी बहुत अच्छा हुआ, अब बताइए क्या करना है। तो गांधी जी कहते हैं देखो, कुछ दिन के लिए फैसला टला है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे खिलाफ जो केस है वो ख़त्म हो गया है। कुछ दिनों बाद में फिर से सुनवाई हो सकती है, मैं जेल जा सकता हूँ, तो आप बताइए। वो लॉयर्स से पूछते हैं कि आप बताइए आप क्या करेंगे पीछे से। तो पता है लॉयर्स क्या कहते हैं? लॉयर्स कहते हैं गांधी जी हम तो आपके लिए आए हैं, आप जेल चले जाओगे तो हम क्या करेंगे, हम भी घर चले जाएंगे। तो गांधी जी पूछे अच्छा घर चले जाओगे, तो फिर इन किसानों के साथ हो रहे अन्याय का क्या होगा ज़रा बताना। आप तो वो लोग हो ना जो किसानों के लिए लड़ते हो, और मैं जेल चला जाऊंगा और आप घर चले जाओगे, वाह भैया बहुत बढ़िया है। तो सारे के सारे लॉयर्स को शर्म आती है अपनी उस बात पर। सारे के सारे लॉयर्स फिर से इकट्ठा होते हैं, अलग जाकर बात करते हैं और वो एहसास करते हैं कि गांधी जी को यहाँ कोई नहीं जानता, गांधी जी यहाँ के है भी नहीं चंपारण के, यहाँ के लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर होकर वो जेल जाने के लिए तैयार हैं इन किसानों के लिए। और हम जो इन्हीं किसानों के हैं, यहीं के लोग हैं, और हम अगर गांधी जी के जेल जाने के बाद घर चले जाते हैं तो इससे बड़ी हार क्या होगी, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी। तो उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। वो गांधी जी के पास जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं गांधी जी अगर आप जेल जाओगे तो हम भी आपके पीछे जेल आएंगे, और आपने जो आंदोलन शुरू किया है कि अंग्रेज़ों के किसी भी आदेश को नहीं मानना, हम भी नहीं मानेंगे, और अगर हमें जेल आना पड़ा तो हम भी आएंगे। तो गांधी जी बहुत खुश होते हैं और उसी दिन उन वकीलों के कोर्ट अरेस्ट के लिए अग्री हो जाने पर, यानी जेल में यानी वकीलों के जेल जाने के लिए तैयार होने पर गांधी जी एक स्टेटमेंट बोलते हैं उस दिन कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। मैंने शॉर्ट में लिखा है, गांधी जी उसी दिन कह देते हैं कि अगर आप लोग तैयार हैं ना मेरा साथ देने के लिए, तो मान लो कि ये चंपारण की लड़ाई हमने जीत ली है। हालांकि जीती नहीं थी, लेकिन उसी दिन गांधी जी ने कह दिया था कि हाँ फिर तो हम लड़ाई जीत चुके हैं, ये मानो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि when did गांधी से या why did गांधी से कि the battle of चंपारण is won। कब? when the lawyers agreed for the court arrest, गांधी exclaimed so। ठीक है, उसके बाद क्या होता है देखो, कई दिनों के बाद में गांधी रिसीव्स अ रिटन कम्युनिकेशन। गांधी जी को एक लिखित पत्र मिलता है जिसमें ये होता है कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैज़ ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। गांधी जी को कई दिन बाद में एक आदेश मिलता है, या कह सकते हैं कि एक पत्र मिलता है, जिसमें ये होता है कि जो केस गांधी जी के खिलाफ रेज किया गया था
उसको ड्रॉप कर दिया गया है और गांधी जी बिल्कुल फ्री हैं। और इस तरह से इंडिया में पहली बार बच्चों सिविल डिसोबीडियंस की जीत होती है, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली बार जीत होती है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपने बहुत सुना होगा हिस्ट्री में, एसएसटी 10th तक की एसएसटी पढ़ते हुए आपने सुना होगा। होता यही है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे शुरू होता है? ऐसे ही शुरू हो जाता है जब कोई एक किसान की खबर आती है पिटाई होने की, गांधी जी उससे मिलने जा रहे होते हैं और उनको एक नोटिस मिलता है कि नहीं गांधी जी चंपारण छोड़कर चले जाओ, आप आगे नहीं जा सकते। गांधी जी कहते हैं कि नहीं, मैं तो यहीं रहूँगा, नहीं मानूंगा आदेश। तो संयोग से ही गांधी जी उसको मना कर देते हैं आदेश को मानने से, और वो धीरे धीरे इस तरह से करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बदल जाता है। इसके बाद तो फिर ये रुकता नहीं है, पूरे देश में अंग्रेज़ जो भी आदेश भेजते हैं किसी के भी लिए, सारे मना कर देते हैं। धीरे धीरे हर कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर को मानने से मना कर देता है। तो यहाँ पर गांधी जी डिक्लेयर कर देते हैं कि द ब्रिटिश कैन नॉट ऑर्डर मी इन अबाउट माई ओन कंट्री। मेरे ही देश में अंग्रेज मुझ पर आदेश नहीं चला सकते, और यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। ठीक है ना। और पहली बार जीत कब होती है? जब वो चंपारण को छोड़कर जाने का आदेश गांधी जी मानने से मना करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और विंस फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार उसी दिन जीत होती है। उसके बाद में देखो वापस आते हैं इंडिगो की प्रॉब्लम। ये तो बीच में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो ऐसे ही शुरू हो गया, लेकिन अब बात आती है कि वो जो इंडिगो की प्रॉब्लम थी उसका क्या हुआ। तो देखो गांधी जी के खिलाफ वो केस ड्रॉप होने के बाद में गांधी जी को, लॉयर्स को बहुत करेज मिलता है और वो बहुत ही एक्सटेंसिवली अपनी इन्वेस्टिगेशंस को कंटिन्यू करते हैं। हज़ारों किसानों के बयान लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं, सबूत इकट्ठा किए जाते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। और ये सब देखकर पूरा का पूरा, और ये सब देखकर वहाँ का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, इंग्लिश में कहें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसका नाम होता है सर एडवर्ड गेट। ये ध्यान में रखना, जून 1917 में सर एडवर्ड गेट जो होते हैं एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वो गांधी जी को बुलाते हैं, कॉल्स गांधी जी, और गांधी जी को बुलाकर उनके साथ 4 बड़े बड़े इंटरव्यू होते हैं। यानी 4 बार गांधी जी की लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात होती है, और उन चारों इंटरव्यूज़ के परिणाम स्वरूप, रिजल्ट के रूप में एक कमीशन अपॉइंट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, ध्यान रखिएगा। कमीशन वाला एक कमीशन, एक ऑफिशियल कमीशन जो है वो अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा? सर एडवर्ड गेट के द्वारा, जो कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वहाँ पर प्रोविंस में, चंपारण में। तो उस कमीशन का क्या काम होता है? उस कमीशन का काम होता है इंक्वायरी करना, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, ये याद रखिएगा। वो इंक्वायरी का कमीशन क्या करता है? किसानों के सारे बयानों को देखकर, अपनी इन्वेस्टिगेशन करके, और अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लेता है। बीच में एक छोटी सी बात, कमीशन में 3 तरह के सदस्य होते हैं। देयर आर 3 मेंबर्स इन द कमीशन। हु आर दे? 1 द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, एक तरफ तो होते हैं जमींदार, दूसरी तरफ होते हैं गांधी जी, द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, किसानों के तरफ से प्रतिनिधि के रूप में। तो एक तो जमींदार हो गए, एक गांधी जी हो गए, और तीसरे होते हैं सरकारी अधिकारी, ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो निष्पक्ष जांच करते हैं। और अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस जो हैं, क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस चैप्टर में लिखा हुआ है, अ लॉट ऑफ एविडेंस अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स इकट्ठा कर लिए जाते हैं। अब ये देखकर लैंडलॉर्ड्स अग्री टू पे रिफंड्स। अब अंग्रेज जमींदार भी पागल नहीं है, वो भी समझ जाते हैं कि हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा हो गए हैं और अब तो हो सकता है हमें सज़ा मिल जाए। अगर कोर्ट तक केस चला गया तो हम मारे जाएंगे। तो वो जो भी पैसे लिए होते हैं ना किसानों से, हमने यहाँ पढ़ा था, देखो कंपनसेशन वाली बात, वो कंपनसेशन जो किसानों से ले लिया होता है वो वापस करने के लिए अग्री हो जाते हैं। और यहाँ पर एक अच्छा इंसिडेंट और है, छोटा सा है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम सॉल्व तो हो गई है, लेकिन फिर भी सुनो। क्या होता है कि अंग्रेज़ ज़मींदार बोलते हैं गांधी जी को, गांधी जी कितना वापस करें, पूरा नहीं कर सकते। तो गांधी जी कहते हैं कि 50% दे दो। लेकिन फिर भी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो गांधी जी को कहता है ऐसे ही कि चलो मानेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी बोल के देखते हैं। तो वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड कहता है कि 25% दे दें क्या?
तो गांधी जी बिल्कुल जैसे ही वो 25% का नाम लेता है, उसके उसी शब्द पर गांधी जी हाँ कर देते हैं। हाँ कि हाँ तू 25% ही दे, लेकिन दे। यानी सोचो, किसानों से जितना लिया उसका सिर्फ 25% देने के लिए राजी हो जाते हैं, या वापस लेने के लिए गांधी जी राजी हो जाते हैं। अब गांधी जी से कोई पूछता है कि गांधी जी हमसे तो पूरे ले लिए और आप वापस उनसे 25% ही ले रहे हो, ऐसा क्यों? तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी 25% पे ही क्यों मान गए। गांधी जी इसलिए मान गए क्योंकि गांधी जी ने सबको एक्सप्लेन किया कि हमारे लिए अमाउंट ऑफ रिफंड ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमें रकम वापस कितनी मिलती है ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि ये ज़मींदार, ये अंग्रेज़ हमारे सामने हार मानने पर मजबूर हो गए, हमें पैसे वापस देने पर मजबूर हो गए। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? ये सालों से राज करते आ रहे हैं, पीढ़ियों पर राज किया इन्होंने, कभी इन्होंने हार नहीं मानी, हमारे साथ ही अत्याचार किया है। आज ये हमारे सामने झुके हैं, हारे हैं और माने हैं हमारी बात। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो गांधी जी का जो वर्किंग स्टाइल था, उनके जो व्यूज़ थे और वो जो चाहते थे हमारे देश में बदलाव लाना, उसका ये अलग तरीका था। वो ये चाहते थे कि हर भारतीय जो है वो अंग्रेज़ों के डर से आज़ाद हो, और ये उन्होंने कर दिया था। उसके बाद क्या होता है ये देखो। उसके बाद जो इंडिगो की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाती है। कैसे? जैसे कि अंग्रेज़ों ने वापस किया, रिफंड वापस किया, तो उनकी जो शक्ति थी, उनका जो दबदबा था, वो सारा ख़त्म हो गया। अब किसान उनके डर से बिल्कुल आज़ाद हो गए, और कुछ सालों के बाद में जो ज़मीन किसानों ने अपने कब्जे में ले रखी थी वो पूरी की पूरी वापस किसानों को मिल गई, और इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर हो गई। और इस तरह से इंडिगो की जो खेती है या इंडिगो की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सॉल्व हो गई। अब यहाँ पर ये देखें तो इंडिगो इस चैप्टर का टाइटल है, और इंडिगो की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और हमें ऐसा लगता है, नॉर्मली हर कोई सोचेगा कि उसके बाद गांधी जी चंपारण छोड़कर आ गए होंगे। इंडिगो की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसके बावजूद भी गांधी जी ने चंपारण को छोड़ा नहीं। उन्होंने वहाँ पर कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस देखी और उसको दूर करने के बारे में सोचा कि इनको मैंने पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली तो स्ट्रेंथन कर दिया। भाई इंडिगो की प्रॉब्लम दूर हो गई तो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली तो वो ठीक हो गए, लेकिन सोशली और कल्चरली ये अभी भी बैकवर्ड है। तो गांधी जी ने क्या किया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। इसके बारे में एक शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जरूर बनता है कि सोशल और कल्चरल अपलिफ्टमेंट के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो चलिए वो नोट करते हैं और उसके बाद में इस चैप्टर को एंड करते हैं। देखिए होता क्या है कि सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस होती है चंपारण के विलेजेस में। तो गांधी जी डिसाइड कर लेते हैं उसके बारे में कुछ करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये ओपन्स प्राइमरी स्कूल्स आर ओपन इन 6 विलेजेस। 6 गाँवों में प्राइमरी स्कूल्स खोलते हैं, और वो बहुत सारे टीचर्स को भी ऑल ओवर इंडिया से बुलाते हैं, उनके जो भी करीबी होते हैं। जैसे नरहरि पारिक आ जाते हैं, उनका सबसे छोटा बेटा देवदास आ जाता है, उनकी पत्नी कस्तूरबा देवी आ जाती हैं, और वो सब मिलकर वहाँ पर गांव वालों को सिखाते हैं कि कैसे सैनिटेशन रखनी है, किस तरह से यानी बीमारियों को दूर रखना है, क्लीननेस कैसे सफाई रखनी है। तो ये सारे आश्रम के जो रूल्स होते हैं वो उन किसानों को पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, एक तरह से ज़िंदगी जीना सिखाया जाता है अच्छे से। उसके बाद में हेल्थ कंडीशंस भी मिजरेबल होती हैं, स्वास्थ्य के हालात बहुत बुरे होते हैं वहाँ के लोगों में। तो उनके लिए भी गांधी जी कुछ करते हैं। एक डॉक्टर उनको मिल जाता है वॉलंटरीली अपनी इच्छा से सेवाएं देने के लिए फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने तक वो डॉक्टर वहाँ रहकर उन सब की हेल्थ कंडीशंस को दूर करने की कोशिश करता है। एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि वहाँ की हेल्थ कंडीशंस को कैसे इम्प्रूव किया जाता है। तो 3 तरह की मेडिसिन्स अवेलेबल होती हैं। ये तो कैस्टर ऑयल यानी इरंडी का तेल, क्विनिन यानी क्विनिन, और सल्फर ऑइंटमेंट यानी गंधक का मलहम। तो ये याद रखिए, कैस्टर ऑयल, क्विनिन और सल्फर ऑइंटमेंट 3 तरह की दवाइयाँ होती हैं, और लगभग हर बीमारी का इलाज इन्हीं के कॉम्बिनेशन से किया जाता है। फिर टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ के बारे में लुईस फिशर कहते हैं कि ये जो कुछ भी चंपारण में हुआ ये गांधी जी के पूरे पॉलिटिकल करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। कैसे? एक तो हज़ारों किसानों का सपोर्ट गांधी जी को मिला, पहली बार सिविल डिसोबीडियंस की पूरे इंडिया में जीत हुई, फिर ये आंदोलन पूरे इंडिया में आगे फैल गया। इसके अलावा उन्होंने कॉमन इंडियन को फ्री किया, किससे? फियर ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के डर से मुक्त किया।
किसानों को उनकी ज़मीन वापस मिल गई, इंडिगो की बटाईदारी, शेयर क्रॉपिंग खत्म हो गई, लैंडलॉर्ड फ्यूडल सिस्टम भारत के कई हिस्सों से खत्म हो गया। तो इस तरह से पॉलिटिकल करियर की बात करें गांधी जी के, तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। चंपारण का जो एपिसोड था ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट गांधी जी की लाइफ के लिए रहा। इवेंट्स जस्टिफाइड हिज पोजीशन, जो भी घटनाएं हुई गांधी जी की पोजीशन उससे स्ट्रांग हुई। उसके बाद में एक इसी घटना के बीच का, चंपारण के एपिसोड के बीच का एक इंसिडेंट लास्ट में बताया हुआ है कि गांधी जी किस तरह से हर एक इंसान को सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। उनका मोटो यही था, उनका उद्देश्य यही था। होता क्या है, चंपारण का जो भी हो रहा होता है, एक्शन हो रहा होता है, उसके दरमियान, उसके बीचों बीच एक आदमी होता है जिसका नाम होता है चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज। ठीक है, ये चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज जो है ना, ये गांधी जी का बहुत बड़ा फॉलोवर होता है, अनुयायी होता है। अंग्रेज होते हुए भी गांधी जी का फॉलोवर होता है और गांधी जी से मिलने आता है। तो लॉयर जो है ना, गांधी जी के साथ वाले लॉयर्स, वो सोचते हैं कि अंग्रेज और गांधी जी का अनुयायी, गांधी जी का फॉलोवर, इसको अपने साइड में मिला लेते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ एक अंग्रेज़ होगा तो मज़ा आएगा, हम थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो गांधी जी इस बात पर बहुत वेहमेंटली अपोज्ड, यानी हिंसक रूप से इसका विरोध करते हैं। लॉयर्स की इस बात का, लॉयर्स के इस सजेशन का बहुत विरोध करते हैं। क्यों? गांधी जी उनको समझाते हैं कि अगर आप अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए अंग्रेज़ों की ही मदद लोगे तो इसका मतलब ये आपकी कमज़ोरी को दिखाता है। इट शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, कि आप में दम नहीं है, इसलिए आप अंग्रेज़ों की ही मदद ले रहे हो उनसे लड़ने के लिए। तो इस तरह से लॉयर्स को वो सेल्फ रिलायंस का लेसन भी सिखाते हैं, आत्मनिर्भरता का पार्ट सिखाते हैं। तो लॉयर्स को लेकर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है जिसमें 3 इंसिडेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला, जब मुजफ्फरपुर लॉयर्स को डांटा फीस लेने के लिए। दूसरा, जब लॉयर्स को उनकी ड्यूटीज़ रियलाइज़ कराई, जब वो कोर्ट अरेस्ट के लिए तैयार हुए थे, पहले उन्होंने मना कर दिया था कि हम घर चले जाएंगे, वो। और तीसरा ये सेल्फ रिलायंस वाला, तीनों को मिला देंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट में लुईस फिशर कहते हैं कि ये गांधी जी का वर्किंग स्टाइल था। ये जो लास्ट में आपको बताया है, एक बहुत अच्छी लाइन है इस चैप्टर की, कि गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। कितने भी बड़े राजनीतिक समाधान हो जाएं, कितने भी बड़े आर्थिक समाधान हो जाएं, जैसे कि इंडिगो का समाधान बहुत बड़ा राजनीतिक समाधान था, बहुत बड़ा आर्थिक समाधान था किसानों के लिए, कितने भी बड़े समाधान हो जाए, गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ। गांधी जी कभी संतुष्ट नहीं होते थे जब तक जड़ से जुड़ी हुई, रूट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स जो उन्होंने गांधी जी ने सॉल्व करी, और ये जो काम गांधी जी ने करके लोगों को एहसास कराया, उनको एक मोरल दिया, एक मोरल पावर दिया, ये गांधी जी का वर्किंग स्टाइल था। इसीलिए इस चैप्टर के एंड में जो लास्ट लाइन है वो इसमें यही कहा गया है कि भले ही सेल्फ रिलायंस हो, आत्मनिर्भरता हो, या हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, या फिर उन बटाईदारों को की गई मदद हो, या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस यानी भारत को मिली आज़ादी हो, इन सब में जो भी गांधी जी ने किया वो सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड था, संबंधित था। इन सब में गांधी जी ने एक ही काम किया, उन्होंने हर इंसान को अपने पैरों पर खड़े करने की कोशिश की, और ये करते करते ही वो भारत को आज़ाद कर गए, या फिर भारत की आज़ादी में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो ये था चैप्टर। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की ओर, एंड हियर दे आर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला अप्रोच गांधी जी। राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास क्यों आए? तो राजकुमार शुक्ला केम टू कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स इन बिहार। बिहार में जमींदारों के अन्याय के खिलाफ वो कंप्लेन, शिकायत करने आए थे। Somebody advised him to speak to गांधी। किसी ने उनको गांधी जी से बात करने की सलाह दे दी। So he approached गांधी asking to come along with him for help। इसलिए उन्होंने गांधी जी के पास जाके उनको अपने साथ जाने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, कि वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा है आपसे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट था। तो कॉन्ट्रैक्ट यही था कि हर किसान अपनी 15% लैंड पर इंडिगो की खेती करेगा और पूरी की पूरी हार्वेस्ट वो रेंट के रूप में लैंडलॉर्ड को दे देगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड गांधी जी नॉट अग्री टू प्रोसीड टू चंपारण विद राजकुमार शुक्ला इमीडिएटली। वो तुरंत क्यों नहीं गए राजकुमार शुक्ला के साथ? तो उनके बहुत सारे अपॉइंटमेंट थे,
जैसे पहले कानपुर जाना था, फिर और भी इंडिया में बहुत सारी जगह जाना था, इसलिए वो नहीं जा पाए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड व्हेन गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट राजेंद्र प्रसाद? यानी गांधी जी और राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद से जब मिलना चाहते थे तो क्या हुआ? तो चंपारण जाने से पहले गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला वेंट टू मीट राजेंद्र प्रसाद, तो वो उनसे मिलने गए। ही वॉज आउट ऑफ टाउन, वो बाहर गए हुए थे। एंड नो बडी न्यू गांधी जी देर, और उनके घर पे गांधी जी को कोई नहीं जानता था। सो द सर्वेंट्स लेट देम स्टे ऑन द ग्राउंड्स, इसलिए नौकरों ने उनको बाहर ही रहने दिया। गांधी जी वॉज कंसिडर्ड एन अनटचेबल, गांधी जी को एक अछूत माना गया। एंड देयर फॉर नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, और इसीलिए उनको अनुमति तक नहीं दी गई कुएं से पानी निकालने की। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी मुजफ्फरपुर क्यों गए? तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गए थे, क्योंकि राजकुमार शुक्ल पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कैपेबल नहीं थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द नेचुरल इंडिगो क्रॉप? यानी कृत्रिम इंडिगो का प्राकृतिक इंडिगो पर क्या फर्क पड़ा? तो जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली तो नेचुरल इंडिगो की डिमांड मार्केट में कम हो गई। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स डिड नॉट वांट द नेचुरल इंडिगो एनीमोर, और प्राकृतिक इंडिगो की अब कोई ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए दे मेड न्यू अग्रीमेंट्स विद द पीजेंट्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम इंडिगो शेयर क्रॉपिंग। इसलिए अंग्रेज़ों ने किसानों से नए अग्रीमेंट्स ले लिए उन्हें मुआवजा देने के, ताकि वो इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग से आज़ाद हो सके। नंबर 8 की, गांधी जी ने लॉयर्स को क्यों डांटा? तो इसीलिए डांटा क्योंकि लॉयर्स किसानों से एक बड़ी फीस लेते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 कि हाउ डिड चंपारण एपिसोड प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ? गांधी जी के जीवन में ये चंपारण का एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट कैसे बन गया? तो देखिए, सबसे पहली बात तो कि ये वही एपिसोड था व्हेन गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम इन हिज ओन कंट्री। उन्होंने पहली बार ये घोषणा चंपारण में ही की थी कि अंग्रेज उनके देश में उनको आदेश नहीं दे सकते। फिर इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई। मोर ओवर, इसके अलावा द इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, इन घटनाओं ने गांधी जी के पद को जस्टिफाई कर दिया, न्याय संगत ठहरा दिया, उनका दर्जा बढ़ा दिया। ही गॉट सपोर्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, कई लोगों का उनको सपोर्ट मिला। ये लॉन्ग आंसर भी आ सकता है, इन्हीं चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर फैमिलीज ऑफ पीजेंट्स? तो क्या किया सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए? स्कूल खोले, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई, उनको क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन के रूल्स भी सिखाए। इसके बाद देखिए, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह जाते हैं कि एक तो गांधी जी 25% के रिफंड के लिए क्यों अग्री हो गए? तो वो इसलिए हो गए क्योंकि फॉर हिम द इम्पोर्टेंट थिंग वाज दैट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वर कंपेल्ड टू सरेंडर। अंग्रेज जमींदारों को मजबूर कर दिया गया सरेंडर करने के लिए, और अमाउंट ऑफ रिफंड उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि गांधी जी के अकॉर्डिंग एक एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग क्या थी उन दिनों में? एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग ये थी कि गांधी जी एक होम रूल के वकील थे, और उनको एक गवर्नमेंट सर्वेंट ने, मिस्टर मलकानी ने, जो गवर्नमेंट टीचर थे, उन्होंने अपने घर में रखा, जबकि उन दिनों में कोई भी होम रूल के वकीलों को जरा सी सिंपथी भी नहीं दिखाता था। फिर इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर्स में पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने पीजेंट्स की मदद कैसे की, और इंडिगो की प्रॉब्लम क्या थी और उसे कैसे सॉल्व किया गया? तो देखिए, सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना है कि वो 15% अरेंजमेंट क्या था। उसके बाद में हमें ये बताना है कि गांधी जी ने कैसे इन्वेस्टिगेशंस की, किस किस से मिले, जो हमने समरी में हर पॉइंट में अच्छे से समझा कि पहले वो सेक्रेटरी से मिले, फिर कमिश्नर से मिले, उसके बाद कैसे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले, कैसे अपॉइंटमेंट हुआ उस कमीशन का जिसने बहुत सारे एविडेंसेस इकट्ठा किए, और बाद में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स रिफंड्स देने के लिए मान गए। उसके बाद में इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग ख़त्म हो गई। तो ये हमें सारा एक्सप्लेन करना है, एक तरह से पूरा चैप्टर। उसके बाद लॉन्ग आंसर्स में एक फिफ्थ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चंपारण एपिसोड का क्या इम्पैक्ट पड़ा किसानों पे, और उस एपिसोड का ब्रिटिश गवर्नमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो दो अलग अलग पैराग्राफ्स में हमें बताना है। पहला पैराग्राफ हमने लिखा है कि ब्रिटिश एम्पायर पे क्या फ़र्क पड़ा, तो नींव हिल गई, उसके बाद में वो पावरलेस फील करने लगे, सरकार चकरा गई, बेफेल्ड हो गई, बाद में उनको केस भी ड्रॉप करना पड़ा गांधी जी के खिलाफ, और बाद में रिफंड्स भी देने पड़े। तो ये सारा तो अंग्रेज़ों पे। फिर किसानों के जीवन में क्या बदलाव आया,
तो किसानों की भी जीवन बदल गया। इसके बाद में शेयर क्रॉपिंग जो है इंडिगो की वो ख़त्म हो गई, उनको रिफंड में मनी वापस मिली, उनको करेज मिल गया और उनकी हेल्थ कंडीशंस और कल्चरल कंडीशन भी इम्प्रूव हुई। फिर उसके बाद में हमने एक शॉर्ट आंसर प्रिपेयर किया था, उसको हम लॉन्ग आंसर्स के रूप में भी प्रिपेयर करेंगे कि सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए गांधी जी ने क्या किया। इसके अलावा इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी इंडिगो की प्रॉब्लम सॉल्व होने के बावजूद भी चंपारण से नहीं गए, क्यों नहीं गए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन की, गांधी जी कभी भी अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाते थे, भले कितने ही बड़े बड़े सॉल्यूशंस हो जाएं। तो इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है। तो तीनों का आंसर वही होगा कि इंडिगो की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फिर भी गांधी जी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कल्चरल बैकवर्डनेस देखी, जिसको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, और जैसे कि स्कूल्स खोली, हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव करने के लिए मेडिसिन प्रोवाइड करवाई, और उनका कल्चरल और सोशल अपलिफ्टमेंट भी किया। इन सभी क्वेश्चंस के बाद में ये कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं जो आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। कम इम्पोर्टेंट है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, एडिशनल्स भी हैं, और इनमें से कुछ एक टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी जो मैंने छोड़ दिए वो हैं। इनको आप प्रिपेयर कीजिएगा। नहीं मिल पाए तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके आंसर्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आपको नहीं मिले तो। ओके, तो ये था चैप्टर इंडिगो। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।